बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 1 और यह एक कविता है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पुनः दोहराएंगे और फिर आगे इसका अभ्यास करेंगे। तो हमारी कविता है हंसते रहना। इस कविता में बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कवि हम बच्चों से हमेशा हंसते रहने को कह रहा है। बच्चों, हंसते रहने का मतलब यहाँ पर है सदा खुश रहना या हमेशा खुश रहना। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, इस कविता में कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, पहले एक बार हम इसे सुर लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको विचार करेंगे। तो बच्चों, एक बार इसको पढ़ते हैं। पाठ 1, हंसते रहना। बच्चों, हंसते रहना तुम, खुशियाँ खूब लुटाना तुम। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। झरनों जैसा झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको। फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है, जिसे हमें इस कविता में हमें कवि ने प्रकृति को देखकर बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दी है। जैसे कि बच्चों, अब कवि यहाँ कहते हैं, कविता का शीर्षक ही है हंसते रहना। हंसते रहना का मतलब यह नहीं है कि हम जोर जोर से हंसे या वो खिलखिलाए। इसका अर्थ है हमेशा खुश रहना। बच्चों, अगर हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें खुश रहने को कह रहा है और यह कह रहा है कि आप प्रकृति को देखकर सीखें कि प्रकृति जो हमारे आसपास है वह हमें कैसे खुश रहने की प्रेरणा देती है। जैसे कि देखो फूलों का खिलना। यहाँ पे पहले कवि कहते हैं, बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियाँ खूब लुटाना तुम। तो यहाँ पे हंसते रहने का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। कैसे दूसरों को भी खुश रखना चाहिए? हमारी दूसरी पंक्ति, खुशियाँ खूब लुटाना तुम, मतलब आप भी खुश रहना और आपके आसपास जो भी आपसे संबंधित हैं या आपसे संबंधित न भी हो, आसपास आपके रहते हैं, उन्हें आप किस प्रकार खुश रख सकते हैं। आप ऐसा कुछ करो जिससे आप भी खुश रहो और उन्हें भी खुश रख सको। उसके बाद देखो फूलों का खिलना। जैसे कि फूल हमेशा खिला रहता है, खिला रहने का मतलब यहाँ पे है खुश रहना। जिस प्रकार फूल को देख करके हमें, देखने मात्र से ही हमें खुशी होती है, क्योंकि हमेशा वह खिला रहता है और दूसरों को प्रेरणा देता है कि किस तरह हम हमेशा खुश रह सकते हैं। उसी तरह फूलों से ही हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। उसके बाद देखो नदियों सा बहना। बहने का मतलब है बच्चों निरंतर चलते रहना, बिना रुके, बिना रोक टोक के आगे बढ़ते रहना। तो बच्चों, बढ़ते रहना का मतलब यहाँ क्या है? चलते जाना नहीं, यहाँ पे है बहते रहना को हमारे जीवन से जोड़ा गया है। हमारी ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें कठिनाइयों में कभी डरना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमें नदी से क्या सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी से भी रास्ते हो, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नदी से कभी यह सीखने को कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, आप कभी भी रुको मत, आप कभी भी डरो मत, निरंतर आगे बढ़ते रहो। उसके बाद झरनों जैसा झरना तुम। बच्चों, झरने आपने अगर देखा होगा तो झरने बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं, लेकिन वह भी कभी पतले रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से, पत्थरों से और ऊंचे खाले पहाड़ों से होते हुए झरना नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरता है, फिर भी वह अपना अस्तित्व नहीं खोता। वह जिस रूप में ऊपर से चला होता है, आता है, चलता है, उसी रूप में हमको वह नीचे भी दिखाई देता है। हमेशा निर्मल, स्वच्छ और मीठा जल देने वाला। तो जो झरना है, इससे हमें हमेशा अपने जिस तरह के हम हैं उसी तरह रहना सिखाता है
और दूसरों को भी जिस तरह से यह हमें मीठा जल देता है, उसी तरह हम भी अपने स्वभाव से दूसरों के साथ भी कुछ अच्छा कार्य करें। और कठिन परिस्थितियाँ आने पर भी हम अपने स्वभाव को कभी भी बदले ना, अपने अंदर चिड़चिड़ाहट ना लाएं। तो जैसे कि झरना ऊंचाई से भी गिरते हुए और उबड़ खाबड़ रास्ते से आते हुए भी वह गंदा नहीं होता, अपना अस्तित्व बरकरार रखता है, उसी तरह हमारे स्वभाव में भी हमेशा हमारा स्वभाव दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसके बाद बच्चों, मिश्री सी वाणी बोलो। मिश्री सी वाणी बोलो, मिश्री का मतलब होता है मीठा। बच्चों मिश्री आपने चीनी देखा है, चीनी जैसा ही होता है, लेकिन मिश्री अलग अलग आकार में पाया जाता है। चौकोर आकार में भी पाया जाता है, चीनी जैसे आकार में भी पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, और गोल गोल आकार में भी पाया जाता है। तो जो मिश्री होता है वो मीठा होता है। तो हमारी वाणी, वाणी मतलब बोली, जो हम हमारे बातचीत करने का तरीका है बहुत ही सरल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बात से किसी को तकलीफ पहुँचे या कोई दुखी हो। तो जब भी हम किसी से बोले, मीठी वाणी से बोले और कभी भी किसी को अपनी वाणी से तकलीफ ना दें। उसके बाद पंछी सा गाते डोल। बच्चों अगर आपने पंछियों को देखा होगा, कीट पतंगों को देखा होगा, वह हमेशा इधर से उधर मंडराते रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और गाते गुनगुनाते रहते हैं। बच्चों हम कब गाना गुनगुनाते हैं या कब गाना गाते हैं? जब हम बहुत खुश रहते हैं। तो क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं होती? उनके जीवन में भी परेशानी होती होगी। कभी उनको खाने को मिला, न मिला, और कभी जो भी उनको करना रहता है उस विषय में उनके साथ भी परेशानियाँ होती होंगी, लेकिन वो कभी भी हमें दुखी नहीं दिखाई देते हैं। हमेशा मस्त होकर आसमान में घूमते फिरते नजर आ जाते हैं और हमेशा गीत गुनगुनाते हुए लगते हैं, जैसे हमेशा वो खुश रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा गीत गाते रहें या गुनगुनाते रहें, लेकिन जो हमें देख करके हमारा जो आव भाव हो, ऐसा लगे, हमें यही दिखाना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं। उसके बाद गीतों से रस भरना। तो हमारे खुश जो यहाँ पे हमारे गीत हैं, हमारे खुश रहने से मतलब है इनका, और जब हम खुश हैं तो हम गीतों में मधुर रस भरेंगे या मीठे रस भरेंगे। तो यहाँ पर गीतों में रस भरना, तो जो हमारे गीत हैं वो भी रस भरे होंगे, जो दूसरों को सुनकर सुरीले लगे या मधुर लगे। फिर बच्चों हंसते रहना है और हमें हर परिस्थिति में हंसते रहना है। तो यहाँ पे खासकर कवि ने बच्चों को कहा है, बच्चों को कहा है कि तुम हमेशा हंसते रहो। उसके बाद सूरज सा चमचम चमको। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, सूरज का नाम लेते ही हम प्रकाशमय हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो प्रतिभा है, जैसे कि सूरज अपनी प्रतिभा से सब चमकता रहता है। मतलब सूरज का काम है रोशनी देना, सूरज का काम है रोशनी देना और पूरे जग को उजाला करना। तो वो जो उसकी रोशनी है, वो उसकी रोशनी को हमारी प्रतिभा से यहाँ पे बताई गई है। जिस तरह सूरज चमकता रहता है, अपनी रोशनी चारों तरफ फैलता है, उसी तरह हमें अपनी प्रतिभा, जो कि सूरज की रोशनी से जिसका मुकाबला किया गया या जिसको कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे हमें सूरज की रोशनी रूपी जो प्रतिभा हमारे अंदर है, उसे हमें जग में फैलाना है। मतलब कुछ ऐसा करना है कि हमारी प्रतिभा चारों तरफ रोशनी की किरणों की तरफ फैले और हमें पूरे जग को उजियारा करे, और हमें ही नहीं बल्कि पूरे जग को भी उजियारा करे। मतलब निस्वार्थ भाव वाला, जो जैसे सूरज खुद तपता है लेकिन दूसरों को रोशनी पहुंचाता है और अपनी रोशनी से हमेशा दमकता रहता है, वैसे भी हमें अपने प्रतिभा से हमेशा दमकना है और दूसरों को हमारी प्रतिभा रूपी रोशनी को देना है। और फिर चांद का मतलब है बच्चों, चंद्रमा का मतलब है कि चंद्रमा रात में भी चमकता है, मतलब अंधेरे में भी अपनी शीतल रोशनी फैलाता रहता है, चांदनी रोशनी फैलाता रहता है। यहाँ अंधेरे का मतलब है कि अगर अंधकार भी है, मतलब नेगेटिविटी भी है या फिर कठिनाई,
नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, कठिनाई कहेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई भी है तो उस कठिनाई में भी हम अपनी रोशनी, शीतलता फैलाएंगे और दूसरों को भी शीतल करेंगे, भले हम बहुत कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। फिर फूलों सा महकना सीखो, तो यह हमारे अंदर का भाव हो गया। ऊपर से तो हम हंसकर दिखा रहे हैं और अंदर से भी हम फूलों की तरह महक रहे हैं और अपनी महक चारों तरफ फैला रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने सीखा फूलों से, नदियों से, झरनों से और पंछियों से, यह सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें जीवन में जीवन को कैसे जीना है वह सिखा रहे हैं। तो बच्चों, हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। अगर हम उसे ध्यान से देखें तो सही में हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो यह था हमारा पाठ 1, हंसते रहना। इसका पाठ 1 में हम पढ़ रहे हैं। पाठ 1, हंसते रहना। तो यहाँ पे हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हमेशा हंसते रहो, अर्थात सबको खुद भी खुश रहो और सबको खुश रखो। तो बच्चों, इस कविता में हमने सीखा कि किस तरह हम अपने आसपास के प्रकृति से हंसते रहना सीख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पहले हम कुछ शब्दों को देखते हैं जो हमने इस कविता में पढ़े हैं। जैसे कि पहला शब्द था वाणी। वाणी मतलब बोली। बच्चों, बोली, जो बोल हम बोलते हैं उसे हम वाणी कहते हैं। उसके बाद पंछी। पंछी या मतलब पक्षी। पंछियों का, पंछी मतलब पक्षी, चिड़िया वगैरह जो भी है सब पंछी में आ जाते हैं। उसके बाद डोलू। डोलू मतलब घूमना। महकना मतलब खुशबू फैलाना। तो बच्चों, कल भी हमने शब्द अर्थ और मुहावरे किए थे, एक बार फिर हम लिखकर इसे दोहरा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है शब्द और मुहावरे। तो बच्चों, यहाँ पे पहला है वाणी। वाणी मतलब बोली। बोली जो हम दूसरों से बातें करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। यह है पहला। दूसरा है पंछी। पंछी, चिड़िया, जिसे हम पक्षी भी कहते हैं। पंछी यानी चिड़िया, जिसे हम पक्षी भी कहते हैं। फिर डोलो। घूमो। डोलो मतलब घूमो। महकना। महकना मतलब खुशबू कर, खुशबू फैलाना। खुशबू फैलाना। तो बच्चों, महकना मतलब खुशबू फैलाना। वाणी मतलब बोली। पंछी मतलब पक्षी। डोलो मतलब घूमो और महकना मतलब खुशबू फैलाना। तो यह थे शब्द जो हमने पाठ में पढ़े। अब हम करेंगे अपना अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले हमारे पास है मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है पढ़कर या बोलकर समझना। पढ़कर या बोलकर समझना। तो हम इन प्रश्नों को पढ़ करके या बोल करके समझेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों को पहले समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि बच्चों से क्या करने को कहते हैं? बच्चों, कवि बच्चों से क्या करने को कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा पाठ में, कवि बच्चों को हंसते रहने को कहते हैं। कवि कहते हैं हमेशा हंसते रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मतलब हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो बच्चों, यहाँ कवि, इस कविता में कवि बच्चों से कहते हैं कि हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है ख, बच्चों को कैसी बोली बोलनी चाहिए? बच्चों को हमेशा मिश्री जैसी मीठी बोली बोलनी चाहिए। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं, इस कविता में कवि कहते हैं बच्चों को हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए।
उसके बाद ग, किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात है? किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात है? बच्चों आखिरी दो पंक्तियों, आखिरी पंक्ति में, कविता की आखिरी पंक्ति में हमें फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात कही गई है, जहाँ पे कहा गया है फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। यहाँ पे हमें फूलों सा महकने को कहा गया है और खुशबू, फूलों जैसे खुशबू बिखेरने को कहा गया है। तो बच्चों यह था हमारा मौखिक प्रश्न। अब इसके बाद हमारे पास है कविता की कुछ पंक्तियाँ जिसे हमें पूरी करनी है। तो अगर आपने कविता अच्छे से याद किया होगा तो आप आराम से कर लेंगे, और इसलिए आपको पूरी कविता को याद करना होगा, तभी आप इस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। तो हमारे पास पंक्तियाँ हैं, चलिए, क्योंकि यह लिखित अभ्यास है, हमें लिख करके इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखित प्रश्न को पहले करते हैं। हमारा लिखित प्रश्न है, बच्चों हमारा लिखित में पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियों को पूरा करो। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पहला है मिश्री सी डैश, मिश्री सी डैश, फिर यहाँ पे हमें लिखना है, फिर डोलो। तो हमें कविता में क्या बोला गया है? कवि ने क्या बोला है? कविता में कवि ने बोला है मिश्री सी बोली या फिर वाणी बोलो। तो हम कविता की ही भाषा में लिखेंगे, मिश्री सी वाणी बोलो, मिश्री सी वाणी बोलो। तो यहाँ पे बोला गया है मिश्री सी वाणी बोलो। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हमें क्या बोला गया है? दूसरी पंक्ति में हमें बोला है पंछी से गाते डोलो। पंछी की तरह, पंछी से गाते डोलो, पंछी से गाते डोलो, पंछी की तरह गाते डोलो, या पंछी सा गाते डोलो, पंछी सा गाते डोलो। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में हमें लिखना था वाणी, फिर बोलो, हमें मिश्री सी दिया गया था, हम यहाँ लिखेंगे वाणी बोलो। फिर दूसरी पंक्ति में हमें डोलो दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे पंछी सा गाते डोलो। तो बच्चों यह है हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ जिसे हमें लिख करके पूरा करना है। तो आपको पूरी कविता याद करनी पड़ेगी ताकि आप इसे आराम से पूरा कर सकें। यहाँ पे है मिश्री सी वाणी बोलो, हमें सिर्फ मिश्री सी दिया गया है, वाणी बोलो हम लिखेंगे, उसके बाद डोलो दिया गया है, तो हम पंछी सा गाते डोलो लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो पंक्तियाँ हैं मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो, पंछी सा गाते डोलो। तो इस तरह से हमने पहली जो पंक्ति दी गई है वह पूरी की। अब हमें एक और पंक्ति दी गई है जिसे हमें कविता को याद करके उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी पंक्ति जो अभ्यास कार्य में दी गई है वह है गीतों में डैश डैश रहना तुम, गीतों में गीतों में डैश डैश, उसके बाद डैश डैश रहना तुम। तो बच्चों यहाँ पे गीतों में हमें क्या भरने को बोला गया था? रस भरना तुम, गीतों में रस भरना तुम। उसके बाद
गीतों में रस भरना तुम। उसके बाद दूसरी पंक्ति में है बच्चों हंसते रहना तुम। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। बच्चों ये हमने कल भी पढ़ा था, आज हमने फिर दोहराया है। चलिए अब हमारा है अगला भाषा से। अगला अभ्यास है भाषा से। भाषा से बच्चों, भाषा से में हम व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द। हमने समान अर्थ वाले शब्द पहले भी पढ़ा है। समान अर्थ वाले शब्दों का मतलब होता है कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द। कभी कभी बच्चों एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कभी कभी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द के जब बहुत सारे अर्थ होते हैं तो हम उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द, और यहाँ पे हमारे पास एक शब्द के आगे 3 शब्द दिए गए हैं। जो सब सही शब्द का अर्थ है उस पर हम घेरा बनाएंगे, जैसा कि हमको यहाँ प्रश्न में दिया गया है। समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। तो हमारे पास जो शब्द आगे दिया है उसके लिए 3 अर्थ दिए गए हैं। जो सही अर्थ है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। जैसे कि पहला हम लिखेंगे, हमारे पास प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। अब यहाँ पे हमारे पास है पहला क में हमारे पास है सूरज। इसके लिए हमारे पास 3 अर्थ दिए गए हैं, और बच्चों जिसमें से सिर्फ एक सही, उस एक सही वाले अर्थ पे हमको गोला बनाना है। तो पहला है किरण, दूसरा है रोशनी, तीसरा है सूर्य। तो बच्चों किरण, यहाँ सूरज है, यहाँ किरण और रोशनी। तो बच्चों सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। और प्रकाश किस रूप में आती है? या किरण के रूप में आती है, किरण के रूप में। तो यह प्रकाश रोशनी का ही एक प्रकार है, और रोशनी तो हमने यहाँ लिखा है प्रकाश, रोशनी, किरण, यह एक हो गया। और सूर्य जो है सूरज हो गया। तो प्रकाश और रोशनी और किरण तो सूर्य का मतलब नहीं होगा, सूर्य इसका सही अर्थ है, इसलिए हम यहाँ सूर्य पर गोला बनाएंगे। किरण और रोशनी प्रकाश को ही कहते हैं हम। जो प्रकाश हमें सूरज से प्रकाश मिलता है वह किरण के रूप में मिलता है, और रोशनी भी उसी प्रकाश को हम कहते हैं। इसलिए यह दोनों सूरज का अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ है सूर्य, इसलिए हम सूर्य पर गोला बनाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है पंछी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, पंछी का अर्थ यहाँ पे हमारे पास पंख दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है पक्षी, और फिर दिया गया है कबूतर। तो बच्चों यहाँ पे पंख का मतलब क्या है? पंख का अर्थ यहाँ हुआ पक्षी के शरीर का एक भाग, यह भी एक उसका अंग है। पंख एक अंग हुआ, इसलिए हम इसको पंछी का अर्थ नहीं बता सकते हैं, मतलब नहीं हुआ। फिर कबूतर एक पक्षी का नाम है, इसलिए यह भी पंछी का अर्थ नहीं हुआ। हम पक्षी पे गोला बनाएंगे क्योंकि
पंछी का सही अर्थ है पक्षी। तो बच्चों पंख तो पंछी के शरीर का एक भाग हुआ, कबूतर एक पक्षी हुआ, कबूतर एक पक्षी का नाम है, इसलिए इसका अर्थ पंख और कबूतर तो गलत है, यहाँ सही अर्थ है पक्षी, इसलिए हम पक्षी पर गोला बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ग। ग बच्चों, ग में हमारे पास है वाणी, वाणी, वाणी के बाद है आवाज, आवाज, उसके बाद है बोली, और गीत। तो बच्चों वाणी का सही उत्तर है बोली, और आवाज का मतलब तो ध्वनि हो गया। ध्वनि तो कुछ गिरने या किसी भी तरह की ध्वनि हो सकती है, और ध्वनि से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ध्वनि हम सुनेंगे तो हमें वह स्पष्ट नहीं होगा कि ध्वनि से हमें क्या कहा जा रहा है, सिर्फ हमें कुछ आवाज आएगी। गीत, गीत गाना हो गया, और यह भी आवाज वाणी नहीं हो सकता, तो गीत और आवाज गलत है। बोली, जो हम बोलते हैं और हमारे बोलने से सामने वाले को कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, उसे हम बोली बोलते हैं। तो यहाँ पे बोली का मतलब है वाणी, बोली का मतलब वाणी का मतलब है बोली, तो हम वाणी पे गोला बनाएंगे। तो यह था हमारा बच्चों भाषा से प्रश्न 1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, फिर भी हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं। यहाँ बच्चों समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। कभी कभी किसी किसी शब्द क्या बहुत सारे शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उन अर्थ जब हमारे पास एक से अधिक अर्थ किसी शब्द का होता है तो हम उसे पर्यायवाची भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन समान अर्थ वाले शब्द में एक मतलब भी हो सकता है और बहुत भी मतलब हो सकते हैं। लेकिन जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो पर्यायवाची में हमें एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, तब वो पर्यायवाची कहलाता है। तो पर्यायवाची और समान अर्थ एक ही जैसे होते हैं, और इसलिए हम इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो सूरज, जैसा कि हम जानते हैं सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हमें प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे किरण और रोशनी सूरज का मतलब नहीं होगा, उससे मिलने वाली चीजें हैं। और सूर्य जो है, सूर्य का मतलब सूरज हो गया, तो हम सूरज पे गोला बनाएंगे। उसी प्रकार पंछी, पंछी का मतलब है पक्षी, तो हम इसमें पक्षी पे गोला बनाएंगे। पंख और कबूतर गलत है, क्योंकि पंख का मतलब होता है पंछी के शरीर का एक भाग, वह सिर्फ एक भाग है, इसलिए पंछी के साथ हम उसका अर्थ नहीं बता सकते। और कबूतर का मतलब होता है एक पंछी, जो कि कबूतर पंछी का नाम है, एक प्रकार का पंछी है और कबूतर उसका नाम है, तो कबूतर भी पंछी का अर्थ नहीं हो सकता। वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज, नहीं, वाणी का मतलब आवाज नहीं होगा, क्योंकि आवाज का मतलब किसी भी तरह का ध्वनि, किसी के गिरने का और किसी के आवाज निकालने, मतलब कोई भी आवाज निकाले, कोई क्या कहते हैं आपका वाहन हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, वो ध्वनि निकालता है तो वो आवाज हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्वनि, यहाँ वाणी का मतलब होता है बोली, वह बोली जिससे हम सुन करके कुछ बातें हमें स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ पे वाणी का मतलब है बोली, जो जिसे सुनकर हमें कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। आवाज सुन करके तो हमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होता ना कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन हम जब किसी की वाणी सुनते हैं तो हमें कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। और गीत, गीत तो गाना होता है, वह वाणी हो ही नहीं सकता, तो हम बोली पर गोला बनाएंगे। और उसके बाद बच्चों हम करेंगे अपना अगला प्रश्न। बच्चों कुछ और शब्द हमारे पास है, जैसे हमारे पास अगला शब्द है फूल। फूल का मतलब कली, यहाँ पे फूल क्या है, कली दिया हुआ है, पुष्प दिया हुआ है, पुष्प दिया हुआ है और कमल दिया हुआ है। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा, समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फूल के कई नाम होते हैं, फूल को हम जलज बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, या फिर पंकज भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे किसी एक शब्द के बहुत सारे नाम हैं तो वो पर्यायवाची शब्द हो जाता है।
अगर एक मतलब की बात कर रहे हैं तो वो समानार्थी शब्द हो जाता है, लेकिन पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे पास अगला है फूल, चौथा है फूल। फूल का मतलब होता है पुष्प, तो हम यहाँ पे पुष्प पे गोला बनाएंगे। और जो बाकी के दो हमारे पास शब्द हैं, कली। कली जो है फूल बनने से पहले का स्टेज है, ठीक है। तो जब फूल खिलता है उसके पहले यह कली होता है। उसके बाद कमल एक तरह का फूल है, एक फूल का नाम है। तो ना तो हम कली फूल का अर्थ बता सकते हैं, ना कमल। फूल का अर्थ है पुष्प। और अगला हमारे पास है बच्चों पांचवा। पांचवे में हमारे पास है चंदा। जैसा कि हम जानते हैं चंदा, चांद, चांद, बिंदी, बिंदी और चांदनी, चांदनी। तो बच्चों यहाँ पे चंदा, चंदा का अर्थ होगा चांद। यहाँ पे हमारे पास एक और शब्द है बिंदी। बिंदी का अर्थ तो एक डॉट होता है, हम उसे डॉट हो या बड़ा गोला हो, किसी भी तरह की बिंदी हो सकती है, लेकिन हम उसे चांद नहीं कह सकते। और चांदनी, जो चांद से हमें रोशनी मिलती है उसे हम चांदनी कहते हैं। तो यहाँ पे बिंदी और चांदनी इसका सही अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ है चांद। तो बच्चों यह तो हमारा आज का अभ्यास। आप इसे घर पे इसको लिख करके, पढ़ करके दोहराएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।